सभी को जय भीम। आज का जो ये अवसर है ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि आज के दिन जानते हैं कि हमारी पहले क्या दशा थी। बाबा साहब ने केवल हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए, हर एक समाज के व्यक्ति के लिए 8 साढ़े 8 बजे के करीब उठे और वो आए। उन्होंने सोचा कि चलो बाबा साहब को उनको कुछ देखते हैं। अब वो आए तो देखा जिस अवस्था में रात को 8 बजे वो बाबा साहब अपनी रचना लिख रहे थे, पुस्तक लिख रहे थे, उसी अवस्था में वो लिखे जा रहे हैं। नानक चंद रत्तू जी बड़े हैरान हुए कि लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा हो गए और बाबा साहब उसी उसमें लिखे जा रहे हैं। वो खड़े हो गए, उनको डिस्टर्ब कैसे करें, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो तो अपने उसमें लीन थे पूरी तरह से, अपनी साधना में एक तरह से बिल्कुल साधना में लीन थे वो। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहब इतने 12 घंटे से ज्यादा हो गए तो कैसे इनको गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मेज के ऊपर पुस्तकें रखी थी और दूसरी सारी उनको उठा करके उनको सही अपनी जगह पे रखने लगे। तभी बाबा साहब ने उनको बोला, देखा एक बार उनको, अरे नानक चंद रत्तू जी आप अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हैं। रत्तू जी रो पड़े, बाबा साहब के चरणों में बैठ गए, आंसू टपकने लगे। बाबा साहब समझ नहीं पा रहे थे कि इनको क्या हो गया, क्योंकि वो तो अपने उसमें लीन थे। उन्होंने नानक चंद रत्तू जी को उठाया, गले लगा, नानक चंद रत्तू जी क्या बात हो गई, बताइए तो जरा, ऐसा क्या हुआ कि आप रो रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब आपको 12 घंटे से ज्यादा हो गए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अब कोई विश्राम नहीं, अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं। उन्होंने देखा कि रात के अभी तो सुबह के 8:30 बज गए, आप रात के 8 बजे के इसी उसमें पोजीशन में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं हमेशा तो रहना नहीं। हम भारतवर्ष के अनेक लोगों को विकासशील देशों में अपना योगदान देने के लिए अपना वो योगदान दे सकते हैं, जिसका परिणाम हुआ कि देश को आजाद होते ही जब ये सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन का शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन से होता है, तो दूसरी ओर 1891 में आरक्षण की शुरुआत तावनकोर की सीमांती रियासत से शुरू होती है। तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं साहू जी महाराज 1901 में। परिणाम स्वरूप 1908 में अंग्रेज के द्वारा आरक्षण की शुरुआत होती है और 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया जाता है और 1921 में पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा जातिगत आरक्षण लागू की जाती है। और जब देश आजाद होता है तो 1953 में काले कर आयोग का गठन होता है, पहली बार, जिनका कार्य था ओबीसी की पहचान, उनको आगे बढ़ने का सुझाव दिया जाना। परंतु हमारी आवाज धीमी होती है, कमजोर होती है, संसद तक नहीं पहुंच पाती है, जिसका परिणाम ये आयोग लागू नहीं हो पाता है। फिर से 1979 में मंडल कमीशन का फिर से गठन होता है, फिर से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और वो ओबीसी के लिए सौभाग्य का दिन है। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और ओबीसी कमीशन के रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करते हैं, जिसका आज वो परिणाम है कि ओबीसी समाज के लोग दिन दोनी रात चौगुनी प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से हम सभी ओबीसी के लोग बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं।
और इतना ही नहीं, ओबीसी के अधिकारों को रक्षा करने के लिए एक और एक्ट बनाया जाता है 1993। आपने काफ़ी अच्छे आवाज़ में और ओबीसी समाज और पछड़े हुए समाज सभी को जागृत करने के लिए जितना भी बोला वो बहुत अच्छा बोला है आपने। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो बाहर खड़े हुए हैं, अभी हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री जीएम साहब पहुंचने वाले हैं, तो सभी अंदर आए और जो भी अपने साथी हैं उनको अपने फ़ोन से बताएं कि वो समय पर पहुंचें, क्योंकि जीएम साहब पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद सैक्टरी साहब। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਆਖਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्पलाइज एसोसीएशन रेल कोच फैक्ट्री वालों वर्कर क्लब के बेड़े में रखा है और इत्थे तक लियाउण विच बहुत मुशक्कत करनी पई, क्योंकि प्रधान जी ने मैंने कहा कि तुसीं सिर्फ सरगर्मियों के उत्ते गल करनी है, तो मैं सरगर्मियों के उत्ते रखांगा क्योंकि बुलारियां ने बाबा साहब बारे बहुत कुछ दसना। जदों ये समागम प्रशासन जिहड़ा आ एक फार्मैलिटी के तौर के उत्ते TTC दे विच करदा हुंदा सीगा और सानू उत्थे बुलाया जाता सीगा कि तुसीं आओ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस और प्री निर्माण दिवस के उत्ते ये उन्हां दा हमेशा सानू बार-बार सद्दा हुंदा सी कि TTS विच जाओ, आओ। उन्होंने संघर्ष नहीं किया और साड़ी जी पीढ़ी को संघर्ष करना पाया और उसके करके अज जड़ा जो भी साढ़े संविधानक राइट है वो मिले। तो सानू ये जी कोशिश करनी चाहिए कि मैं सारे साथियों को, भैनों भी, वीरों भी, कि तुसी समाज के लिए अपना जड़ा समा निर्धारित करना पवेगा। तो आने वाला समा जड़ा वो तुहाडे लिए चुनौतियां भरिया नहीं। समाज लिए तुसी तां पैसे कमा लेने, तुसी तां किते ना किते सैट हो जाना, पर जिहड़ा समाज जिन्हां साडी समाज ते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्यूटी लाई सी कि यह पढ़े लिखे लोगों, जदों तुसी अफसर बन गए तो पिंड का गेड़ा एक जरूर ला दिया करो कोट पैंट पा के। अज साडे साथी कोट पैंट तां पा रहे हैं, पर वह पिंड दे विच जिस पिंडां दे विचों आया उस पिंड दे विच जाण नूं उन्हां दा दिल नहीं करता। इस करके जिहड़ा काफिला आ वो जी मूवमेंट है वो बाबा साहब की अगे नहीं बढ़ती। क्योंकि होर भी साथियों ने बोलना, मैं ज़्यादा नहीं कर, बोलने तो बहुत कुछ है, जिन्ना मर्जी बोलते रहिए, क्योंकि बाबा साहब का टॉपिक इदा का कि उन्हें कोई भी मतलब जी जिन्ना मर्जी कोई बोल नहीं बोल सकता। तो मैं इस करके समय की निजात को समझदा है और होर भी साथियों ने अपना समा देना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैडम कमलावती, नारी शक्ति मैडम कमलावती से वो आए और स्टेज पे बाबा साहब के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर माँ ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, EB रामास्वामी जी और बहुजन समाज के अन्य महापुरुषों को नमन करते हुए आज ज्ञान के प्रतीक नारी मुक्ति दाता विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने इस सभागम में पहुंचे सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। आज हमारा देश बाबा साहेब के विचारों और राष्ट्र निर्माण में योगदान से भली भांति परिचित हो रहा है। बाबा साहब एक ऐसी ऊर्जा है जो अनंत काल तक इस प्राकृतिक में बिना किसी परिवर्तन के विद्यमान रहेंगे। साथियों, एक दौर था जब कोई भी बड़े से
बड़ा विद्वान भी हजारों वर्ष चली आ रही गुलामी और शोषण की दुष्ट परंपरा पर कलम चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब एक बाबा साहिब थे जिन्होंने समाज में उन तमाम बुराइयों पर शोध करके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का कार्य किया। बाबा साहेब का पूरा जीवन एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। यदि उसे वर्णन किया जाए तो घंटा या 2 घंटा नहीं बल्कि कई दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि यदि बाबा साहब को सही मायने में समझना है तो उन्हें पढ़ना होगा। सर्वप्रथम आधुनिक भारत के निर्माता निर्माण दिवस में यहाँ इकट्ठे होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, जिनका जीवन सदैव शोषित, वंचित, दुखी लोगों के लिए संघर्ष करते बीता। उन लोगों के लिए न्याय, अवसर की समानता और उनके अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत और जीवन के आखिरी पड़ाव तक संघर्ष करते उनका जीवन बीता। जिन्होंने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना किया, अड़चने आई, उनको रोका गया। उनकी बाल्यकाल अवस्था से लेकर उनके महापरिवार तक की यात्रा को अगर हम देखें तो उनको हर जगह, हर परिस्थिति में रोका गया, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को सामना करते हुए महसूस किया। उन्होंने अपने इस हुए विभस्त को उस बाल्यकाल में भी इतना समन्वय स्थापित करके सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ भी वो कैसा महसूस करते होंगे। उन्होंने उस हर्डल्स को, उस अपमान को, उस अवरोधता को नकारात्मक तरीके से नहीं देखा, बल्कि उससे सकारात्मक पहलू देकर संघर्ष पथ पे आगे बढ़ते गए। मैं बात इस मंच पे आज के दिन इसलिए इसको जोर से कह रहा हूं कि हमारे जीवन में भी ऐसी कठिनाइयां, ऐसी परिस्थितियां आती हैं और विश्व के महान विभूतियों में लाकर खड़ा कर दिया। ये अपमान समर्पण भी किया। समर्पण समाज के उद्धार और वंचितों को अधिकार देने के लिए रहा, और तीनों का ये समावेशन की बदौलत ही आज हम अपने आप को समाज में साबित करने उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनका उपस्थित होने पर एसोसिएशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो मैं आज सहयोग रहा है। संगठन नियमों पर चलते हैं, संगठन के अपने सिद्धांत होते हैं, और यदि आप संगठन के विचारों पर नहीं चल रहे हैं तो संगठन में होना मात्र एक धोखा है। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। आज जो परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब को एक परिधि में बांधने की प्रयास होते हैं कि दलितों वंचितों के नेता, वरन बाबा साहब अंबेडकर ने सर्व समाज सर्वजन के लिए कार्य किया। उन्होंने केवल के लिए
और सभी महिलाओं के लिए समान अधिकार संविधान में वर्णित किए। संगठन का कार्यक्रम है। प्रबंधक महोदय यहाँ उपस्थित है। अगर उस पहलू को अनछुआ रखा जाए तो हमारे कर्मचारियों के लिए वो नाइंसाफी होगी। आदरणीय महोदय, पूरे भारतीय रेलवे में पे अपग्रेडेशन की प्रक्रिया हुई और एडिका में जो हमारे सुपरवाइजर साथी है उस लाभ से अभी भी वंचित है। और आपकी इस बात को हमने नागपुर में भी बड़ी दृढ़ता के साथ उठाया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय अध्यक्ष महोदय महामंत्री जी ने यह आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इसका निराकरण किया जाएगा। साथियों, मैं अंत में अपनी दो बातों को रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसी कवि ने कहा, किसी कवि की कल्पना है कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लगे पात, आग लगी इस वृक्ष को जलने लगे पात, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। आगे की पंक्ति है और मेरी भावनाएं उनसे जुड़ी है और इन दो पंक्तियों में ही मैं पूरी अपनी भावनाओं के आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि उन पंछियों का जवाब था वही मेरा भी जवाब है। फल खाए इस वृक्ष का गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। कि जब संगठन में रह के जिस संगठन ने मुझे सम्मान दिया, जो स्थान दिया और जिस कार्य के लिए मुझे चयनित किया, अगर ये आग्रह करूंगा कि संगठन हित में और संगठन के निर्देशों पे काम करना एक सच्चे पदाधिकारी सदस्य का परम कर्तव्य है। वरन समाज को हम ना तो दिशा दे सकते हैं, ना उनकी हम दशा सुधार सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। धन्यवाद बेटा जी, आपने काफी हमारे बीच में आज के मुख्य मेहमान श्री एस.एस. मिश्रा जी, महाप्रबंधक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, वे हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रौनकीराम जी भी पहुंच चुके हैं। उनका भी एसोसिएशन स्वागत करती है। हमारे बीच में एचओडी साहब, टीएचओडी साहब श्री रमेश चंद जैन जी पहुंचे, उनका भी बहुत धन्यवाद करती है। हमारे बीच में सीओआईटी श्री प्रबंधक जी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब को पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के लिए मैं स्वागत के लिए पहले प्लांट देके स्वागत करेंगे। रंजीत सिंह जी, कैचियर धर्मवीर जी, वो भी आए। स्वागत करेंगे एसोसिएशन के पदाधिकारी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा जीएम साहब से और सभी अधिकारी, बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस आज आप सभी के बीच में मनाया जा रहा है। बाबा साहब एक बहुत ही बड़े मेहनती और इस देश के समाज सुधारक थे। विश्व रत्न मिला उनको। बाबा साहब
महान उनको श्रद्धांजलि देना बहुत ही बड़ा कार्य है और उन्होंने जितना कार्य किया वो हम श्रद्धांजलि देके ही ना छोड़ें और इस कारवां को और भी आगे बढ़ाते रहें। बाबा साहब सामाजिक न्याय, समानता के प्रति समर्पण, भारतीय संविधान के जनक की उपाधि दिलाई और आज जो संविधान बाबा साहब ने दिया उससे देश विकास के पथ पर चल रहा है। बाबा साहब को बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को नमन करते हैं। बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए और सभी के लिए कार्य किया। उनका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। महत्वपूर्ण योगदान 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। वे भारत के संविधान निर्माता एवं दलितों के अधिकारों के प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, जाति प्रथा के खिलाफ अपने पूरे जीवन संघर्ष किया। बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भारतीय संविधान में समान मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री जीत सिंह जी, इनसे पहले मैं संविधान लिए मैं श्री सुरेश चंद्र बोस जी एवं श्री R.K. पाल जी आए और त्रिशण और पंचशील करवाएं। श्री सुरेश चंद्र बोस जी स्टेज पर आए। आज के इस पढ़ने पाठ में उपस्थित सभी साथियों को जय गीत, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी शुरुआत, कृपया सभी साथी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे। मैं सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमद्यपमादट्ठाना वेरमणि सुरामेरयमद्यपादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 सभी साथी बैठ जाएंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति आजादी विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। थैंक यू। कृपया सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले,
ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी धार्मिक, सामाजिक क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन करते हुए आज भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे आरसीएस के महाप्रबंधक माननीय एस.एस. मिश्र जी और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रौनकी राम जी, शहीद भगत सिंह, चेयर प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और माननीय जैन साहब, पीसी साहब, पीसीएमएम साहब, असिस्टेंट कमांडर साहब, सीपी साहब, सीएम आईटी साहब, एचओडी साहबान और हमारे बीच में सभी यूनियंस के, जिसमें आरसीएफ एम्प्लॉय यूनियन के प्रधान एवं सेक्रेटरी और इनकी समूह टीम, आरसीएफ मैन जूनियर के प्रधान एवं उनकी समूह टीम, आरसीएफ मजदूर यूनियन के प्रधान एवं उनकी समूह टीम, आरसीएफ कर्मचारी संघ एवं उनकी समूह टीम, ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी समूह टीम, आईआरटीएसए के प्रेसिडेंट और उनकी समूह टीम, इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी समूह टीम, नारी शक्ति के प्रेसिडेंट एवं उनकी टीम और मेरे एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और जलंधर से माननीय रोशन भारती जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सोसाइटी एवं कवि दरबार के प्रेसिडेंट, फाउंडर मेंबर, सबसे पहले तो मैं इसके साथ साथ जो हमारी भ्रातृ जथेबंदियां, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एवं उनकी समूह टीम, श्री गुरु रविदास सेवक सभा एवं उनकी टीम, श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह एवं उनकी समूह टीम, भगवान वाल्मीकि नौजवान सभा एवं उनकी टीम, बाम सेव के नेशनल प्रेसिडेंट एवं उनकी टीम, संग्रह बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया और उनकी समूह टीम। सबसे पहले मैं सबको आज के इस प्रोग्राम में धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने समय से समय निकालकर जहां पे पहुंचे हैं और आज हमारे इस संस्था के महाप्रबंधक महोदय माननीय एस.एस. मिश्र साहब, जिन्होंने अपने हेक्टिक शेड्यूल से समय निकालकर हमें हमारा मार्गदर्शन किया है, मैं दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं एवं ऐसे ही आगे के लिए सहयोग की अपील करता हूं। और माननीय रौनकी राम साहब, जिन्होंने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से बहुत पहले से हमने इसका समय लिया था, आज बहुत जगह पे इनकी बुकिंग थी, लेकिन इन्होंने बहुत देर के बाद पहली बार हमें समय दिया, तो मैं बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का जो दिन, जो हमारे पुरखे जिन्होंने अपना परिवार ही नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, अपना परिवार इस समाज के नाम पे लगा दिया, आज के दिन वो हमेशा के लिए हमारे समाज से चले गए थे, तो आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं गुस्ताखी चाहूंगा कि हमारा प्रोग्राम हमेशा ही बारिशा हाल में होता है, लेकिन बारिशा हाल की रेनोवेशन के कारण इस बारी हमने जो प्रोग्राम इधर वर्के क्लब के लिए रखना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। सर्दी का भी समय है, तो मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि माननीय जीएम साहब का टाइम भी बहुत कीमती है और हमारे मुख्य वक्ता ने भी जल्दी जाना है। और जो लोग हमारे
6 दिसंबर को हमेशा के लिए सोचते रहते किस दिन वो आएगा, उनका भी हमने समय देखना है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज समय है कि चुनौतियां डे बाई डे बढ़ रही हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों के विचारों से दूर होते जा रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य कर रहे हैं। मैं पीछे पढ़ रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पीछे पड़ा हुआ है, इसमें आर्टिकल 51 पढ़िए। हमेशा हम कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलवाए, ये अधिकारों की रक्षा करनी है, लेकिन बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे कर्तव्य भी बताए हैं जिनके लिए हमने कभी वो कोशिश नहीं की है। मैं आर्टिकल 51 पढ़ रहा था, उसमें जो बाबा साहब ने लिखा है संविधान में कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए, लेकिन हम लोग आज भी ऊपर वाले के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिनके लिए उन्होंने किया है, जिनके लिए ये लिखा है, वो लोग साइंटिफिक टेम्पर नहीं अपनाते। और दूसरी तर्क, स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी, किसी भी काम को करने के लिए हम जो शास्त्रों में लिखा है, अगर वो ऊपर वाले ने बताया है, अगर वो हमारे बुजुर्गों ने बताया है, लेकिन अभी कभी तर्क की बात नहीं करते, वो भी संविधान के अंदर लिखा हुआ। मैं देख रहा था कि 51 जी पढ़ो तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ कि आपने वैज्ञानिक सोच अपनानी है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। 6 से 14 वर्ष उसमें लिखा हुआ है कि आपकी ड्यूटी बनता है, कोई भी बच्चा बिना पढ़े नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब ने भी कहा था कि एजुकेट होना सबसे जरूरी है, लेकिन हमने एजुकेशन कौन सी ली? सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपने तक सीमित रहने के लिए की है। लेकिन बाबा साहब का जो व्यू था, जो बाबा साहब का सपना और था, वो कह रहे थे जो लोग वैज्ञानिक सोच अपनाएंगे, जो तर्क करना सीखेंगे एजुकेट होके, वो समाज में एक क्रांति पैदा करेंगे, जानकारी पैदा करेंगे और वो लोग इस देश के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे, इस देश में वैज्ञानिक सोच लाएंगे। अभी आप देखो साथियों, अगर आपकी फैक्ट्री इतनी बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो नाम है उसका, उसमें साइंटिफिक टेम्पर जो आप सब लोगों का है। आज मैं जब हमारी टीम जीएम साहब से मिली, मैं जीएम साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जीएम साहब बहुत अच्छी सोच रखते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं एक बात जरूर कहूंगा, बाकी वो अपने मुखारबिंद से आप सुनेंगे। उन्होंने जो बोला कि मैं चाहता हूं कि प्रोडक्शन जाएगी, जो तो आप करते रहेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी पीढ़ियां हैं, उनको टॉप लेवल की ट्रेनिंग करवानी चाहिए। क्या इंस्टीट्यूशन जहां पे कोई किया है किसी ने? तो हमने सोचा अभी तक नहीं सर। जब हम कोई प्रमोशन के लिए, टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होती है, वो प्रोविजन है। उन्हें बोला आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर, जहां कोई कोचिंग है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दी कि क्या पंजाब के लोग, जब पंजाब में फैक्ट्री है, अपने बच्चों के लिए जब वो पैदा होते हैं, वो तय करते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर बनेगा। जो उन्होंने बताया कि बिहार में ऐसे लोग हैं जो शुरू से मेहनत करते हैं और वो अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं। मैं जीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। आज पहली मीटिंग में ही उन्होंने इतना बढ़िया जो बात कही, नहीं तो ज्यादातर प्रोडक्शन और टेक्निकल चीजों के लिए जाती है। तो उन्होंने बोला कि एक कोचिंग सेंटर जब बच्चों, आपके बच्चों के लिए, एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, आगे जॉब्स के लिए, आरआरबी में जो पोस्ट निकले उनके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि कृपया बिग हेड हो जाए सभी की तरफ से, ताकि आने वाले समय में समाज में जो हमारे खास करके आरसीएम में बड़ी क्रांति आएगी। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जगह पे रहा हूं, लेकिन जैसे आरसीएम में मैं आया हूं, मेरे को ये लग रहा है मुझे टूरिस्ट प्लेस है। इतनी बढ़िया कॉलोनी, इतनी बढ़िया फैक्ट्री है, तो ये भी बहुत अच्छी सोच है।
और आज इसीलिए हमने भी ये एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जीएम साहब को जो पौधरोपण से हमने सम्मानित किया है, ये भी एक अच्छा हमने कोशिश की है साइन। तो साथियों, समय की नजाकतों को देखते हुए, क्योंकि हमारा टाइम जो है 8 बजे हमने समाप्ति करनी है, जीएम साहब ने भी अपना वक्तव्य देना है। और साथियों, जो हमारे पुरखों की विचारधारा है, अपने आप को चमकाने के लिए नहीं, विचारधारा के ऊपर आपने चलना है। क्योंकि अगर जिस दिन आपकी विचारधारा खत्म हो गई, उस दिन आपकी संस्कृति खत्म होगी। जिस दिन संस्कृति खत्म हो जाएगी, फिर आप गुलाम बन जाएंगे। तो बहुत से लोग आपको इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो हमने एकजुट रहना है। कभी आपस में जो मर्जी हो, अपने पुरखों की विचारधारा से नहीं हटना। क्योंकि जो विचार है, कहते हैं आइडिया रूल द वर्ल्ड, जो विचार है वो सबसे मूल जो चेंज का कारण है, जो समाज में चेंज होती है। आइए अपनी विचारधारा को संभाल कर रखें और एकजुट होकर काम करें। हमने कोई भी किसी भी समय, क्योंकि आज से मैं जीएम साहब को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे इतना बढ़िया माहौल है, यहाँ के लोग जब भी कोई संकट आता है सब एकजुट हो जाते हैं। आज मैं सलूट करता हूँ हमारी सभी जथेबंदियों से, जिन्होंने हुमा के अपना सारा समय से कीमती समय निकालकर सभी पहुंचे हैं। और हमेशा जब भी कोई एसोसिएशन के प्रोग्राम रखती है, ये हमेशा पूरे तन मन से आते हैं और जहां हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं एक बार फिर सभी साथियों को सलूट करते माननीय जीएम साहब और जो ऑफिसर साहबान को बहुत थैंक्स करता हूं कि आने वाले समय भी हमारा वो साथ देंगे। क्योंकि मैं भूल गया था, हमारे पीसीपीओ साहब माननीय भुवेश्वर यात्री जी, उन्होंने ये प्रोग्राम का जो सारा दारोमदार उनके ऊपर है। क्योंकि जैसे ही पता चला था कि बारिश हाल नहीं अभी तैयार है, तो ये सारा प्रोग्राम उन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया। तो मैं समूह पीसीपीओ साहब और इनकी समूह टीम पर्सनल डिपार्टमेंट की, जिन्होंने पूरा ये सारा अरेंजमेंट में हमारा सहयोग किया है, क्योंकि ये ऑफिशियली प्रोग्राम है, उनको भी धन्यवाद देते हुए एक बार फिर जिनका नाम मेरे से रह गया बोलना, मैं क्षमा मांगता हूं। और एक बार फिर सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सर। आपने जीएम साहब के बताए हुए रास्ते पे मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर रोनिग्राम, आज का मुख्य वक्ता श्री जीत सिंह, जनरल प्रेसिडेंट एसोसिएशन, श्री मीना, सेक्रेटरी एसोसिएशन, सारे कार्यकर्ता जनरल एसोसिएशन, सारे मेंबर्स ऑफ अदर एसोसिएशन और यूनियंस, my colleague officers who are present here, ladies and gentlemen, आप सबको मेरे नमस्कार, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। आज इस समावेश में आप सब एकत्रित हुए हैं भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर के 68वां परिनिर्वाण दिवस को पालन करने के लिए। मैं इसलिए आप सबको हार्दिक अभिनंदन देता हूं। आज सवेरे जब चुनाव प्रेसिडेंट और उनके कार्यकर्ता सब मेरे ऑफिस में आए और मुझे बताए कि आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे वो खुशी लगा देख के। एक अच्छी चीज़ होता है सेलिब्रेशन करने का, एंड तो जो सेलिब्रेशन भी हम लोग कर रहे हैं, ये ओथ लेके कंट्री का जो प्रेम्बल के उसके ऊपर ओथ लेके सेलिब्रेशन कर रहे हो, इट्स वेरी नाइस थिंग। एंड इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इट्स अ गुड थिंग एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट।
नाउ आप सब लोग यहाँ पे बाबा साहब आंबेडकर सब सारे ये बहुचर्चित महापुरुष हैं। इस देश के वन ऑफ द लिस्ट कंट्रोवर्शियल लीडर। आज के आप कोई भी डिस्कशन आप बाबा साहब के पास करेंगे, नोबडी डिस्प्यूट्स हिज क्रेडेंशियल्स। जो बोले जो किए हैं उनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। और बड़े बड़े जो महापुरुष हमारे देश में, उनके बारे में शायद कोई कुछ बोल दे, इनके बारे में कोई बोलते नहीं, सब अच्छे से बोलते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं वो किस परिस्थिति से पैदा हुए हैं, किस परिस्थिति से संघर्ष करके ऊपर आए हैं, एंड उनका सोसाइटी के प्रति कैसे योगदान रहा, वो अगर आप देखते हैं आप चकित रहते हैं। उस जमाने में इतने सारे मेहनत करके सोसाइटी में कितने लाछन और कितना तकलीफ उनको मिला होगा, फिर भी जटे रहे, पढ़े। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाके इकोनॉमिक्स में पाठ पढ़े। उसके बाद जब आए, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई बड़े बाप के लड़के नहीं थे। सिर्फ अपने कालीवर के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से उनको कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन, राष्ट्रीय कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। देश में बहुत सारे लोग थे, तो उनके पिताजी बहुत बड़े थे, कहीं बड़े सोसाइटी से आए थे, बड़े फैमिली से आए थे, उनको तो एंट्री सीधा मिल जाता है। लेकिन इनको एंट्री मिला है उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से, उनके ज्ञान को रेस्पेक्ट करके। तो इसमें से एक सीखना है, ये आपको जिंदगी में कहीं पे भी पैदा किया हो, आपको सीखना, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। आप अगर अंदर में आप ये संकल्प ले लें कि मैं पढ़ूंगा, आगे जाऊंगा, तो आप पढ़ेंगे, आगे जाएंगे और सोसाइटी में अपना नाम रखेंगे। तो एक तो अपने पिछले वर्ग से या गरीबी से ऊपर उठने के लिए आजकल के ज़माने में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। आप जितना पढ़ेंगे, आप दिमाग उतना आपको तेज रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि आगे वाला जो मुझे कुछ बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, और मुझे फंसाया बोल रहा है या ऐसे ही कुछ बोल रहा है। तो आप सही निर्णय कर सकते हो। आप में इतना क्षमता होगा कि आप पता कर सकते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, दूसरे का प्रोत्साहन से कर रहा हूँ, या मेरे हित के लिए कर रहा हूँ, या सोसाइटी के हित में कर रहा हूँ, या ऐसे ही उत्पाद कर रहा हूँ। तो ये सेकंड है। आप आजकल मूवी देख रहे होंगे, कोई को थोड़ा सा तकलीफ होता है बागी बन जाता है, ठीक है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जिंदगी में कितने सारे ऐसे ही उनको घटना से गए होंगे, उनको व्यतीत होगा, क्रोधित होते होंगे, बट कभी वो बागी नहीं बने। बागी बनना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना, खुद को ऐसे काबिलियत हासिल करना ताकि आप बाहर को जाके लड़ सके हो, आपको बाद में जमाना आपको रेस्पेक्ट करे, आपको पूजा करे, वो चीज़ आप उनका जो लाइफ स्टाइल है, आपका उनका जो जीवनी से आपको ये पता चलता है। और हम सबको ही सीखना है। छोटे छोटे चीज़ से बागी नहीं बनना है, विद्रोह नहीं करना है, या गुस्सा प्रकाश नहीं करना है। वो गुस्से को अपने अंदर में रखना है और उसी से खुद को इतना बुलंद करो ताकि सोसाइटी आपको पता चले जाए, ये इतना आपको पूजा करे। तो I am not a good speaker, so but I am telling you my understanding of the whole thing. What I understand from Baba Ambedkar life. बाकी दुनिया बदल रहा है, things are changing very fast, very quick. आजकल का सोसाइटी जो होता है, इट्स नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। तो आप सबको मेरा ये अनुरोध है, पाठ पढ़िए, दिमाग लगाइए
जिंदगी में आपको सब चीज़ मिलेगा, आप अगर इतना ही कर पाएंगे। आपके पिताजी के पास धन हो सकता है, आपके पास दिमाग नहीं तो कल को धन भी निकल जाएगा आपसे। लेकिन आपके पास अगर दिमाग है, आप धन कमा सकते हो, आप आराम से रह सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप किसी का हेल्प भी कर सकते हो, किसी को मदद कर सकते हो, आर्थिक मदद कर सकते हो, मानसिक मदद कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, कुछ कर सकते हो। आप सोसाइटी में अच्छे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो आपके दिमाग के लगा के। तो उसमें आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, खाली आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। विचार को आने दें, जो विचार आप सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप इसको तर्क, जैसे चीज़ बोले अपने तर्क में करिए, अपने समझे के समझने के लिए कोशिश करिए। जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको त्याग करिए, जो अच्छा लग रहा है उसको अपनाइए। आहिस्ता आहिस्ता आपको सोच बदलेगा, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने में चेंजेस आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप उन्नति उतना ही कर पाएंगे। तो आई थिंक आई शुड कंक्लूड हियर। We should all have to listen our chief speaker, Mr. Professor Ram. I will conclude here, and again, before I conclude, I will thank you very much for giving me this opportunity to be a part of the Samaroh. And I wish all of you all the best, and all the best for your organization. Keep doing the good as you are doing, and keep spreading the message what you told here. So in fact, this you told whatever I wanted to tell. You told that part पढ़िए, वो करिए, चलिए, thank you very much. एक पोर्ट्रेट बाबा साहब का जो एक बहुत बड़ा मैसेज देता हुआ हमारे रोशन भारती जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मिशन सोसाइटी एंड कवि दरबार जलंधर से आज का जो पोस्टर जो पोर्ट्रेट रिलीज हो सके, और साथ में फिर उसके बारे में हम बताएंगे कि ये किस थीम के साथ बनाया हुआ। तो काइंडली जोनल सेक्रेटरी साहब जीएम साहब को जो पोर्ट्रेट देंगे रिलीज करने के लिए, एक मिनट में। जी आ जाओ, एक पोर्ट्रेट लेके आओ, पोर्ट्रेट लेके आओ ना। सर सारी पेंटिंग माननीय जीएम साहब को, ये हमारे जोनल सेक्रेटरी और पूरी टीम, उनको दिखाने के लिए वहाँ पे साथ स्पॉट करेंगे। और ये जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ने बनाया है, तो इसमें जो थीम है उनका बनाने का पीछे मंत्र क्या है, क्योंकि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा विचार पोर्ट्रेट फोटो के जरिए देते हैं,
ये जो पोर्ट्रेट रिलीज हुआ है ये बॉम्बे के पॉश एरिया के पीछे वो मोटिवेट होंगे। ये झुग्गियों में जब गए ये बच्चों को वो बता रहे हैं शिक्षा का महत्व, और पीछे उन बच्चों की मदर देख रही है और राइट साइड पे उन मदर ने अपनी बेटी को किताब देकर पोर्ट्रेट बुक्स रिलीज करती रहती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम 8 बजे वाइंड अप करना है और जीएम साहब ने हमें कहा, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर रौनकी राम शहीद भगत सिंह चेयर प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वो अभी स्टेज पे आएंगे और अपना वक्तव्य देंगे। तो मैं माननीय जोनल सेक्रेटरी आरसी मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्य वक्ता साहब को स्टेज पे लेकर आए एस्कॉर्ट करके, और अभी सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 45 से 50 मिनट हमेशा ये चाहती है कि नए नए विचार आने चाहिए। जैसे सीएम साहब ने बोला कि विचार आने चाहिए, तो उसको फिर आके इम्प्लीमेंट आपने करना है। प्रोफेसर डॉक्टर रौनकी राम जी कृपया मंच पर आए और अपना वक्तव्य देंगे। नए अभी ज्वाइन किए होंगे इस रेल कोच फैक्ट्री में, कंपनी में, मैं भी उतनी किताबें नहीं होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी बात को हिंदी में रखने के लिए कभी कभी बीच में कोई शब्द लगा तो पंजाबी और इंग्लिश का भी यूज करना पड़ेगा, पर कोशिश करूंगा मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मेरी जो मदर भाषा वो पंजाबी है, पढ़ाता मैं अंग्रेजी में हूँ, तो इसलिए हिंदी में मुश्किल लगेगा, पर मैं कोशिश करूँगा अपनी बात कहने के लिए। और 45 मिनट का समय काफ़ी होता है, इसमें आपसे मैंने कुछ बातें करनी है, और जो बातें मैंने आपसे करनी है वो उन बातों के जरिए कुछ वो बातें करनी है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपने सुना है, फिर उन बातों को आज के समय में लाकर कैसे हम उस सिचुएशन को समझे, उसके बारे में भी बात होगी। देखा जाए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक बात रखना, उनका जो नाम था वो भीमराव अलग अलग नहीं था, भीमराव राम जी, तो याद रखना जब भी लिखे आप भीमराव लिखे, भीम और राव अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत नाम है जो राव के नाम पे है, जो राय के नाम पे है। बाबा जी का नाम ना तो राव के साथ है ना राय के है, वो भीमराव एक ही नाम है। बाबा साहब जो नाम बना इसलिए बना क्योंकि लोगों के हरमन प्यारे हो गए, उनको बाबा साहब कहने लगे। डॉक्टर बी एन अम्बेडकर, भीमराव राम जी अम्बेडकर, उनकी जो शुरू में समाज के प्रति जो चेतना बनी वो सबसे पहले जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में मास्टर करने गए थे, फिर वहां से पीएचडी किया, वहां पर उनके प्रोफेसर ने एक सेमिनार करवाया, जैसे आज हम जहाँ बैठे हुए हैं मिश्र जी, ऐसे सेमिनार करवाया। उस सेमिनार में उसने एक पेपर पढ़ा जिसका टाइटल था कि जाति क्या है, ये कैसे इसकी उपजी हुई है, कैसे उपजी है, द ओरिजिन ऑफ द जेनेसिस, इसका क्या पूरे का पूरा इसका संदर्भ क्या है, इसका रूप क्या है, ये कौन है, इसके बारे में छोटा सा पेपर लिखा। उससे पहले काफी कुछ लिखा गया था जाति के बारे में, लेकिन ये पहला जो पेपर लिखा उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस सेमिनार में, उसकी बुकलेट छपी है, वो पहले वॉल्यूम में है, जेनेसिस ऑफ कास्ट। इसमें जो उनका अपना तजुर्बा था भारत में रहते हुए और कोलंबिया जाने से पहले, लेकिन उस वक्त तक उनकी उतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं थी जाति के बारे में,
लेकिन जो बातें की वो जैसे मिश्र जी ने बताया कि आप समझोगे, दिमाग को यूज करोगे तो चीजें नहीं बनेगी, किसी की दी हुई नहीं बनेगी। मैंने बहुत कुछ सुना होगा, बुजुर्गों से, लोगों से सुना होगा। गोरेगांव जाते हुए जो उनके साथ बीती ये पता था, और स्कूल में जो उनके साथ बीती उनको ये पता था, और घर में ही उनके बाल कटे जाते थे क्योंकि कोई बाल नहीं कटता था, छूत छात मानते हुए, ये सब पता था। लेकिन फिर भी उस वक्त जो समझ थी उसको लेकर उसने क्या बोला उस पेपर में, उसने ये बोला कि देखिए, अगर भारत में जाति प्रथा को समझना है, अगर जाति प्रथा को समझना है, उससे पहले आपको ये जो हमारी पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्की है, पुरुष प्रधान समाज, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जाति की जड़ें कुछ जो प्रधान समाज है उसमें पड़ी हुई है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो समाज है, चाहे मेरी बिरादरी कोई भी हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सुनार हो, जीवन हो, नाई हो, धोबी हो, जाट हो, वो जो बिरादरी है उस बिरादरी में ये माना जाता है कि अगर शादी करनी है बच्चे बच्चे की तो बिरादरी में ही होनी है। बाकी दूसरी बिरादरी में लड़की की शादी करनी है, जितने मर्जी लड़के हैं वो नहीं करे, हमारी बिरादरी में देखा जाएगा। तो बाबा साहब ने बोला कि ये जो मेरे को लगता है कि जाति की प्रथा बनी है, इस तरह से बनी है। एक तो ये बात बहुत बड़ी थी, वो पहली बार विश्व में ये बात आई थी। दूसरी बात जो काफी समय के बाद लिखी गई वो है 1936। इन बातों को ध्यान से सुनना, ये बातें लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो बातें जो 1936 में थी, जहां पर होशियारपुर में, जहां से थोड़ी किलोमीटर दूर, जहां के संतराम बीए थे, संतराम बीए भी एक ओबीसी परिवार को बिलोंग करते थे, लेकिन वो जहां पर जात पात तोड़क मंडल के साथ जुड़े हुए थे, उसके वो इम्पोर्टेंट सदस्य थे। पंजाब में होशियारपुर में भी दो हमारे और ऐसे मंडल थे, जैसे दलित आधार और अछूत आधार, अछूत का को मुक्ति के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे समय था 1919 में जब पूरे भारत में अंग्रेजों की तरफ से ये मानना था कि हम आहिस्ता आहिस्ता भारत को आजादी की तरफ ले जाएंगे और भारत में लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र में पर्ची डलेगी, वोट डलेगी, उसके साथ होगा। तो तब बहुत सारी मूवमेंटें उठनी शुरू हुई इस इलाके में, क्योंकि आर्य समाज जो था वो 1873 में, 1873 में वो भी आकर लाहौर में ही उसकी जड़ लगी थी। पंजाब में लाहौर हमारी कैपिटल थी। लाहौर अकेली पंजाब की कैपिटल नहीं थी, उस समय में वो पूरे साउथ एशिया की एक कल्चरल कैपिटल होती थी। और 1882 में विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय बना, वो लाहौर में ही बना था। उससे पहले 3 विश्वविद्यालय थे, कैलकाटा, बंगाल और कैलकाटा एंड बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लेकिन वो तीनों यूनिवर्सिटी जो थी उसमें पढ़ाई नहीं होती थी, वो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी होती थी। ये जो 1882 14 नवंबर 1882 लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, ये पहली यूनिवर्सिटी थी जहां पर क्लासें लगती थी और एग्जाम भी होता था। तो 1873 में पहले जहां आर्य समाज आया, और उसी समय की बात है जब लाहौर सिंह सभा बना और अमृतसर सिंह सभा बना। गुरदासपुर में उनका बड़ा एक हेड है। वो ही समय था जब पंजाब में 1926 में, जिसकी हमें जलंधर से वो अभी हमारे पास पोस्टर आया है, बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया उसका गांव है, मुग्गोवाल महालपुर के पास पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। वो भी 1909 में अमेरिका चल गए थे, और 1909 में अमेरिका गए, वहां पर बहुत मेहनत किया, कमाई किया। 1913 में अमेरिका में और कनाडा में जो इंडिया से लोग गए हुए थे, चाहे वो पंजाब से, चाहे वो कोई गुजरात से, जहाँ पर किसी और सूबे जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी एन अम्बेडकर, वो उसके विक्टिम थे उस डिस्क्रिमिनेशन के। फिर वहां पर एक और तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, जो जाति को लेकर नहीं था, वो देश को लेकर था कि जो भारत से आएगा क्योंकि वो गुलाम है। जब भारत के लोगों के साथ
वहाँ पर गुलामी का व्यवहार होता था, विक्रय होता था, उनकी मदद में कोई नहीं आता था। अगर चाइना के लोग गए हुए थे, चाइना के लोग भी वहाँ पर हमसे पहले गए हुए थे। मैं आपको बात बता दूं, पहली बार हमारे लोगों को अमेरिका के बारे में तब पता चला जब इस इलाके के जो फौजी थे वो ब्रिटिश सरकार के साथ जुबली खुले, जो उनकी जो ब्रिटिश राज था उसकी खुशी मनाने के लिए वो पूरे अपने अपनी कॉलोनी में जहाँ जहाँ उनका राज था तो ढेर लगे गए थे। आपने सुना होगा कि जुबली जो उसका बिगड़ा हुआ रूप है जुबली का, तो जहाँ पर पहली बार किसान फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 1903-1904 में लोग गए। और ये जहाँ के जो आद धर्म के लोग हैं, जो मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जो चमड़े का काम करने वाले लोग, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, वो पहली बार आदमपुर से 1906 में जाकर कनेडा में बसे थे। बिरदी प्रवाह, उनका लड़का अजय बिरदी है, अभी भी बाहर। तो हमारी जब तक आजादी नहीं होगी तो हमारे कुछ लोगों ने ज्वाला सिंह जटिया, ये बहुत बड़े उसमें क्रांतिकारी थे, सोन सिंह बकना, संतोख सिंह जी, बाबू नामदास, इन लोगों ने संस्था बुलाई, उसका नाम था गदर मूवमेंट। बाबा साहब 1913 में कोलंबिया में पढ़ रहे थे। इनको लाला लाजपत राय जो पंजाब के थे, ये वहां पर उसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के गेस्ट थे, उसके घर में गए हुए थे। उसने बताया एक लड़का इंडिया से आया हुआ है, वो लगातार पढ़ाई करता है, लाइब्रेरी में बैठता है। तो उसने कोशिश किया कि इसको, वो कहते सुनिए, बाबा साहब कहते सुनिए, मैं जहाँ पर फेलोशिप लेके आया हूँ इंडिया से, रोडा के राजा ने मेरे को फेलोशिप दी है, मैंने पढ़ना है, बाकी मूवमेंट में बाद में ज्वाइन करूंगा। जैसे आपने बोला कि आप देखिए, कमाल की बात है, ये लोग पंजाब के वहां पर काम कर रहे थे, मजदूर थे, लेकिन लंबर फैक्ट्री में काम करते थे, फार्म थे, उनमें से ज्वाला सिंह ठठिया ने हॉल्टन नाम का फार्म खरीदा था जो 500 एकड़ का था। वहां पर पोटैटो लगाते थे। ये जो लाला हरदिया, ये वहां पर प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी में जब पहुंचे, उसने बोला कि तुम हमारे से जितने बाकी पैसा लो, हमें गाइड करो। तो लाला हरदिया ने बोला कि हमें 10-12 बच्चों को इंडिया से बुलाकर पीएचडी करवानी है। तो ये जो लोग वहां पर खेतों में काम करते थे, जिनको पोटैटो कैन कहा जाता था, ये ज्वाला सिंह ठठिया, इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं पैसा दूंगा, इंडिया से लोग बुलाओ, उनको पीएचडी करवाओ। ये इस खित्ते के लोगों की बात थी। जहां से लोग गए उनको फेलोशिप दी, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी, जुगंतर आश्रम बनाया जहाँ पर गेस्ट हाउस बने, जैसा आपका गेस्ट हाउस है, जो इंडिया से लोग जाए वहां जाकर पढ़े। वो ये सारा खर्च किसने किया? जो पंजाब के किसान जाकर वहां पर मेहनत करते थे, पैसा कमाते थे, वो कहते थे आजादी ले रही है। उनको लगा कि हमारी इज्जत यहाँ नहीं है, पैसा तो कमाते हैं, हमारे पास बड़ा मकान भी बन जाता है, हमें लोग कहते हैं कि गुलाम है। तो उस वक्त ये बात हुई। इन चीजों को लेकर इंडिया में जब सोच हो रही थी कि हमने कुछ लोकतंत्र आना है, तो बहुत सारी पार्टियां बनी। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के पास लोग गए 1936 में, क्योंकि 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ। इसमें जो 1925 से लेकर 1936 तक पंजाब का इतिहास है, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, आज समय नहीं है, बहुत शर्मनाक इतिहास है। लेकिन मैंने लिखा है उसके बारे में, कुछ लोगों ने बोला था पंजाबी में भी लिखो, मैंने कोशिश किया, वो किताबें आई हैं, वो जी से को बताऊंगा मैं, जहाँ पर निर्वैर भी मेरे मित्र है, वो आप उनके पास वो मेरी किताबें दी हुई हैं, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने लिखने में बड़ा ध्यान रखते हैं। तो वो 1936 मिश्र जी मैं आपको भेजूंगा इंग्लिश के आर्टिकल, वो इंटरेस्टिंग इतिहास है, वो कहीं भी ऐसा इतिहास नहीं है। लेकिन ये पंजाब की धरती की बात है कि जहाँ पर आर्य समाज हुआ, जहाँ पर सिंह सभा मूवमेंट चली, जहाँ पर जलियांवाला बाग के बाद एक नई मूवमेंट शुरू हुई, कीर्ति मूवमेंट शुरू हुई, जहाँ पर आहार धर्म मूवमेंट शुरू हुई। अब मैं आहार धर्म मूवमेंट को जहाँ तक इसका सीमित करता हूँ, नहीं तो पूरी बात उस पर आ जाएगी, बाबा साहब पे आता हूँ। 1936 में बाबा साहब के पास बॉम्बे संतराम बीए, उस वक्त बीए बड़ा होता था, जैसे एफए बड़ा होता था, कहते थे एफए है, बीए तो बड़ी बात होती है, एमए तो कोई क्या होता था। संतराम बीए वहां पर गए, मेरे को लील की एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है, वो जाते वक्त बाबा साहब की मिसेज के लिए वो लेके गए थे जहाँ से चूड़िए हरे रंग की, उनके साथ क्लोजनेस होने के लिए। बाबा साहब ने बोला बताइए क्या बात है, आप पंजाब से आए हैं। उस वक्त बाबा साहब पंजाब में एक बार आ चुके थे,
लोकचुन कमेटी के मेंबर होने के नाते, जिस वक्त बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया ने उनको मेमोरेंडम दिया था कि हमारे साथ लोग कितना बदतमीजी से पेश आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी एक पखड़ा समाज हो, हम चाहते हैं हमारे पास भी जमीनें हो, हम चाहते हैं हमारे पास भी विद्या हो, हम चाहते हैं हमसे लोग प्रेम से बात करें, हम उसे और कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम उन जैसे हैं। जब मेमोरेंडम दिया था वहां पर, तो वो संत रामदास जी कहते हैं, संत राम बीए कहते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा पंजाब में संस्था है जात पात तोड़ मंडल। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो 1936 में इजलास होना है, जैसे जी सिंह जी ने जहाँ इजलास बुलाया हुआ है, ऐसा इजलास होना है लाहौर में, आप आए, आके हमें एड्रेस करें। बाबा साहब कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप करते क्या है, हम जात पात तोड़ मंडल है, जात पात तोड़ना चाहते हैं, वो तो मैं भी ये चाहता हूँ। तब बाबा साहब ने बहुत कुछ कर लिया था, मूक नायक हो चुका था, विश्वकृत भारत का पेपर निकल चुका था, प्रबुद्ध भारत का भी आना था, जनता की बात हो चुकी थी। बाबा साहब 3 सत्याग्रह कर चुके थे, विक्रम सत्याग्रह है, कांगराम टेम्पल सत्याग्रह है, पूर्ववती सत्याग्रह है, वहां कर चुके थे। बाबा साहब ने तब काफी कुछ, गोल में कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, पूना पैक्ट हो चुका था। तो बाबा साहब कहते हैं ये ठीक बात है, इतना कुछ हुआ है, ये लोग जहाँ के अंत में आऊंगा, ये ध्यान रखना इस बात को। जो खास तौर पे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो जहाँ के रहने वाले के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, वो देखना कि मैं कैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो ध्यान रखना, उसका लिंक जोड़ना। तो बाबा साहब कहते मैं आऊँगा, मैं लिख के पेपर लाऊंगा। बाबा साहब ने उस संस्था के लिए पूरा पेपर लिखा, काफी बड़ा पेपर लिखा। तो वो जात पात तोड़ मंडल का जो उनकी मेन बॉडी थी, उनके जो मेंबर थे, उन्हें पेपर पढ़ा। उसमें क्या लिखा है बाबा साहब ने, 1915 के बुकलेट में लिखा था कि कास्ट का ओरिजिन, in order if you want to understand caste you have to understand the patriarchy, without that you can't understand it। अब क्या कहते हैं, उसमें लिखा था कि जात पात को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक बंदा जो है वो जात नहीं है, किसी का ब्राह्मण होना, किसी का क्षत्रिय होना, किसी का चमार होना, वो जात नहीं है। जो सोच है वो जात है, वो जो सोच है ब्राह्मणवाद है, जो वो सोच है जो ब्राह्मणवाद है, दैट सोच किसी में भी हो सकती है। वो अकेला उच्च जाति का ही बंदा किसी नीच जाति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, नीच जाति का बंदा भी उस ब्राह्मणवाद का शिकार हो सकता है। क्योंकि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप कुछ धर्मशास्त्र है, उन धर्मशास्त्रों को मानते हैं, उन धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ है उसमें आपकी पूरी आस्था है। आपको लगता है कि अगर मैं इस धर्मशास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं चला पाऊंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा, मेरे को पुण्य नहीं लगेगा। वो तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जाति को जो ओरिजिन है वो हमारा धर्मसूत्र है, हमारे धर्मशास्त्र है, हमें उन धर्मशास्त्रों को छोड़ देना है, डायनामाइट लगाकर उड़ा देना है। वो कहते बाबा जी आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते फिर जात पात टूटेगा नहीं, कहते फिर ऐसा है हम आपको बुलाएंगे नहीं। वो तो ना बुलाओ, पर मैं ये एक बात चेंज नहीं करूंगा। आप कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, जातिवाद का जो घर है आप उसमें घुसते नहीं है। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक तरह से क्रिटिकल थॉट थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे जाति की बात है। बाबा साहब ने फिर क्या किया, वो इतना बड़ा पेपर था, उसको अपने पैसे से खुद छपवा दिया। उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो दूसरी बुक रहती है जिसे कहते हैं जाति का बीज नाश। लोहारी नाम वाली ये जहाँ पर रहने वाले हैं, अभी वो उनका पिछले 2 साल हो गए, देहांत हो गया, बहुत हो गए, उन्हें भी उस किताब का पंजाबी में ट्रांसलेट किया होगा। काफी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जितना भी साहित्य है, मिश्र जी की बात और साझी करूंगा आपके सामने, शेयर करूंगा। बाबा साहब को महाराष्ट्र में महारों के बाद और किसी भी और स्टेट में संजोग मिला वो पंजाब, और पंजाब में भी दुआबा रीजन बिटवीन सतलुज एंड ब्यास, और 4 जिले हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा जलंधर एंड होशियारपुर। बाबा साहब जहाँ पर 27, 28, 29 अक्टूबर 1951 में जहाँ पर आके रहे,
27 अक्टूबर की रात को सेठ किशनदास के घर में चौवारी में बैठकर मक्की की रोटी और सरसों के साग का आनंद लिया, रिकॉर्डेड है। और 28 की मॉर्निंग में डीएवी कॉलेज जलंधर में जाकर वहां पर बच्चों को मॉक पार्लियामेंट में बातें किया। और 28 को लुधियाना में भाषण किया, 29 को पटियाला में भाषण किया। उसके बाद जहाँ का एक इतिहास है कि जहाँ के सभी लोअर जाति के लोग गरीब नहीं थे, सेठ किशनदास जी बूटा मंडी, उस वक्त रामदासपुरा कहता था, वहां पर चमड़े की रंगाई होती थी। तो वहां पर काफी जहाँ है कि जब आप चमड़े के काम करेंगे तो स्मेल आएगी। उस इलाके के कुछ सेठों ने बोला इनको कि हम आपको पैसा देते हैं, जितना मर्जी पैसा ले लो, आपकी ये जो चमड़े वाली फैक्ट्रीज है इसको बाहर ले लो। तो सेठ किशनदास ने उनको क्या बोला, एक खाली चेक दिया, चेकबुक दी, बोलते जितना मर्जी पैसा भर दो, अपनी सारी कोठी छोड़ दो, मैं ले लूंगा। और जब बाबा साहब 27 अक्टूबर 1951 को आए, उनको अमृतसर उस वक्त एयरपोर्ट था, फैंसी एयरपोर्ट, वहां से लेने जाना था। बाबू कहते हैं कि इतने बड़े हमारे रहबर है, इतनी विद्यालय हुई है, इतने स्कॉलर है, उनको नई गाड़ी में लेके आएंगे। तो उन लोगों ने ब्यूक गाड़ी ली थी, उस वक्त कबूतरा के महाराजा के पास ब्यूक गाड़ी थी, एक उन्हें खरीदी गई थी। उसमें बाबा साहब माँ को, सुमित्री को और बाबा साहब को गाड़ी में बिठाकर 6-7 लोग वहां लेके आए थे। अब बाबा साहब ने जहां पर जो बातें की, वो एक तो ये कास्ट, जेनेसिस ऑफ कास्ट और कास्ट एनिहिलेशन, ये 2 बुकलेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब को वो कहते हैं, ये मैं इसलिए अपने पास लेके आया हूं, ये क्या है, ये बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमने इम्प्लीमेंट किया था। इसलिए हम 26 जो है हमारा वो 26 जनवरी 1947 इंडिपेंडेंस डे है। 26 नवंबर 1950 जो है वो है हमारा, क्या कहें उसको, हमारा राष्ट्र डे है। और ये जो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 हमारा रिपब्लिक डे है। और ये 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान अडॉप्शन डे है। उसमें जो एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को स्पीच दिया था, वो सभी आप उस स्पीच को पढ़े, हिंदी में वॉल्यूम अवेलेबल है। ये अंग्रेजी वाला पोर्शन है, मैं कोशिश करूंगा कि जीती जी कहीं ना किसी इसका हिंदी करके ट्रांसलेट, इस जो हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, ये फैक्ट्री है, इसके सभी जो आज लोग बैठे हुए कम से कम पढ़े। इसमें बहुत अच्छी बातें की हुई है, कमाल की बातें की हुई है। मैंने आपके साथ इसमें से भी 2-4 बातें साझी करनी है। तो बाबा साहब ने उस वक्त ये बोला कि देखिए हमें किस तरह से इस देश में आज़ादी की बात करनी है, किस तरह हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि बाबा साहब ने 1937 में जो इलेक्शन लड़ा उसमें बहुत ही सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उस पहली पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जो बाबा साहब जाति पाति के ऊपर उठ के बात करते थे। कुछ लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम रखो। वो कहते नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा ओबीसी भी लोग बहुत है और भी मिनॉरिटीज है जिनके साथ अत्याचार अन्याय होता है, हम सभी करेंगे। तो बाबा साहब उनकी बात मान ली, तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी। लेकिन 1942 में बनी, 1947 में जो इलेक्शन हुई, 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन, उसमें भी ज्यादा उनको नहीं मिली। तो बाबा साहब ने तीसरी पार्टी का एक टीचर भी था, उसका नाम था, ये मूवमेंट चल रही थी। तो बाबा साहब को मुश्किल आती थी, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे किसी और संस्था में हो, चाहे किसी जहाँ भी हो। तो बाबा साहब के लिए ये बड़ा संकट की घड़ियां थी कि उसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए कौन सपोर्ट करता। तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो इलेक्शन लड़े, जो वहां पर पहुंचे, वो कोलकाता से होके आए थे। अब बाबा साहब को लगा कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक बहुत उच्च, जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंस का विषय है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में एंट्री हुई है। अब सुनिए बाबा साहब क्या कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आने के लिए मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं इस देश से जाति पाति को कैसे रिमूव कर पाऊंगा। और खास तौर पे ये जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, तब तक शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड आ गया था, उससे पहले शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड नहीं था। जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था,
ये तो उसमें आया था। उससे पहले डिप्रेस क्लासेस वर्ड होता था, उससे पहले और बड़े घटिया वर्ड होते थे, अछूत, अस्पृश्यता, ढेर, पेरिया, ऐसे शब्द होते थे। और 1935 में 2 शब्द आए थे, एक आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी शब्द, वो था शेड्यूल्ड कास्ट। एक गांधी जी ने शब्द दिया था, महात्मा गांधी ने, MK गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, वो था हरिजन। तो लेकिन जो ज्यादा पोर्शन बड़ी वो कहते हैं हरिजन भी क्या है कि बाकी के लोग नहीं हरिजन है, वो भी हरि के जन है, एक लोअर कास्ट। अब देखिए संविधान के बारे में जब वो बात शुरू हुई तो तब तक बाबा साहब ने ये बात उनके माइंड में आ चुकी थी कि मैंने कोशिश की रिफॉर्म लाने की, इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे फ्रॉम विदन, जिसके लिए मैं बताया कि 3 सत्याग्रह किए। विक्रम सत्याग्रह, कराटे किचन, लोगों को बैठा के खाने की बात थी। यज्ञोदीप भी किया, तो यज्ञोदीप किया जाए क्योंकि उस वक्त हिंदू महासभा, आर्य समाज वाले भी कोशिश करते थे। तो बाबा साहब को लगा कि किसी न किसी तरीके से ये हम विदन चेंज कर सकते हैं, जैसे कहते हैं मॉरल को एक्शन, अपने मन की वृत्ति को चेंज करके। महात्मा गांधी ऐसा कहते थे। बाबा साहब को एक समय लगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, तो तब बाबा साहब ने बोला था जियोला कॉन्फ्रेंस में कि आई बॉर्न हिंदू, दैट वाज नॉट इन माय हैंड, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। संकेत दिया था कि मैं धर्म छोड़ूंगा। वो कहते हैं कि अगर आप धर्म शास्त्र को मानना छोड़ते नहीं है तो इसर की अगर आप जाति को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दोगे तो वो तो रहेगा नहीं उस तरह का, जहां पर इस तरह साहस हो। बाबा साहब कहते हैं मैं बाहर कर दूंगा। तो तब बहुत समय लगा। बाबा साहब ने कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं लिया। ये कहने के बाद 1935 में ज्वाला में ये बात हुई थी, तो जाकर 20 साल के बाद अपने जीवन से कुछ माह पहले और 6 दिसंबर 1956 को वो उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो 14 नवंबर 1956 को शायद उन लोगों ने कुछ दिनों पहले बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो क्योंकि उनका ये मानना था कि हम लोग जाति से बाहर आकर कैसे फिर इस देश को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बाबा साहब कहता था कि हमारे समाज के 2 दुश्मन हैं, एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है समाज साम्राज्यवाद, कैपिटलिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। बाबा साहब जी कहते थे कि अगर ये भी स्पीच में दिया हुआ है कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो क्योंकि इस पर 2 साल 11 महीने 17 दिन टाइम लगा था और 141 दिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सेशन हुए थे, तो बहुत समय लगा था वहां पर। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते थे हमें ये संविधान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे सूट नहीं करेगी, क्योंकि उसने 2 लोगों को वो उसमें से निकाल के बात की है। एक तो थे कम्युनिस्ट, दूसरे थे सोशलिस्ट, क्योंकि तब ये बड़े स्ट्रॉन्ग थे, ये भी जाति की बात करते थे। कम्युनिस्ट कहते थे कि देश तभी तरक्की कर पाएगा, अंग्रेजों के बाद तभी स्टेबल हो पाएगा अगर हम जहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ पॉलिटेरियन, कामों के जो कामे हैं, जो वर्कर है, उनका हम जहाँ पर राज स्थापित कर दें, उनकी डिक्टेटरशिप स्थापित कर दें। बोलता ये मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें चाहिए सभी लोग, काम में भी हो और दूसरे भी नॉन वर्कर भी हो, पूंजीपति भी हो, सबका वोट बने। दूसरे थे सोशलिस्ट, वो क्या चाहते थे? सोशलिस्ट चाहते थे जितनी भी प्रॉपर्टी है इस देश में सबकी सभी नेशनलाइज कर दी जाए। बाबा साहब कहते क्यों नेशनलाइज की जाए? बाबा साहब स्टक में थे, बोलते अगर आपने प्रॉपर्टी नेशनलाइज करनी है तो जो प्रॉपर्टी जिसके पास है उसका पहले समाधान किया जाए, उसकी प्राइस तय की जाए, उसको वो प्राइस दी जाए, फिर आप उसको संभालो। बोलता जी चाहते हम नहीं संभालेंगे। ये बात बाबा साहब ने उस वक्त बोली थी कि ही बात नॉट से कि मैंने अगर कास्ट को खत्म करना है क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट को या ओबीसी को फायदा देना है कि बाकी कास्टों का नुकसान होगा जातियों का, वो तो नहीं, ऐसा करने से जात खत्म नहीं होगी। हाँ, हमारे देश में जो समस्या है, जो सोशल समस्या है, हमें इसे हल करना है। इसको हल करने के लिए बाबा साहब ने पहली बार एक बार ही कि जहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, जहाँ पर स्ट्रगल हुई थी, बाबा साहब वहाँ पर नॉन वायलेंट थे, कोई वायलेंस नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर ये फैलावी बात कि ये तालाब से पानी पीने के बाद वहाँ पर एक टेम्पल है, टेम्पल में घुसने जा रहे हैं, ये अफवाह फैलाई, तो लोग लक्ष्य लेके आ गए। उस वक्त महार रेजिमेंट के बड़े जवान बाबा साहब के साथ थे,
तो उन लोगों ने बाबा साहब ने बोला था कि आपने कोई भी किसी तरीके से भी किसी को हथियारों से लड़ाई से नहीं करना है। उनको पीटा गया। बाबा साहब रात को आज देखा बहुत लोग वहां पर गिरे पड़े थे। बाबा साहब ने बोला, लिखा, रिपोर्ट पढ़ो, कहता अगर वो चाहता, मैं मेरे लोग चाहते, वो 6-6 फुट के जवान थे, महारेजिमेंट के लोग थे, वो तुम 10-10 को संभाल लेते, पर उन लोगों ने आपके गेस्ट लाठी नहीं उठाई क्योंकि हमारा रास्ता नहीं है। बाबा साहब ने ये बोला, और बाबा साहब ने ये बोला कि अगर भी हमने इस देश में कोई चेंज लानी है, उसका एक ही तरीका है, लॉ। दूसरा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अगर आप लॉ और लोकतंत्र छोड़ोगे तो कोई तरक्की नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेवोल्यूशन तरीके से आप समाज में चेंज नहीं ला सकते। इसलिए बहुत सारे लोग कहते थे बाबा साहब उस समय की सोच के अगेंस्ट थे कि तब रेवोल्यूशन की बात होती थी, क्योंकि चाइना में रेवोल्यूशन की बात हुई 1917 में, ये सोवियत यूनियन बना रशिया के बाद, तो लोग कहते थे शायद इससे समस्या का हल हो जाएगा। बाबा साहब कहते नहीं, मैंने देखा है। पर बाबा साहब का ऐसा कहना बाकी लोगों के साथ उनको नहीं मिलता, उन लोगों का किसी और डर से कहते थे। बाबा साहब समझ से बात करते थे, ये बड़ी बात थी। तो बाबा साहब से पूछा गया, ये जो संविधान आपने बनाया है, फिर ये भी एक तरह से ऐसा बन जाएगा कि तुम इसको बना दिया और इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि इंडिया में सबसे बेहतरीन यही संविधान है जिसमें बहुत आसान तरीके से तरतीब हो सकती है। इसलिए तो 100 से ज्यादा हमारी अमेंडमेंट हो चुकी है। बाबा साहब यह कहते थे, मान लीजिए आप लोग कहते हैं ना कि हमने संविधान बनाया, इसको चेंज नहीं करेंगे। बाबा साहब ने जेफरसन को कोट किया, जो अमेरिका के संविधान गाढ़ा थे, जैसे खुद वो आपने संविधान बनाया अमेरिका के बनाए थे। बाबा साहब कहते देखिए, ये संविधान इस जनरेशन ने बनाया है। ये बात बहुत अहमियत की, इसके बाद में बात तो अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि और किसने बात करनी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को तो आदत होती है पूरा घंटा बोलने की, मैं वो नहीं करूँगा। बाबा साहब ने बोला था कि देखिए, ये जो संविधान है, इस संविधान को मैं ये कहता हूँ कि इस जनरेशन ने बनाया है। वो कौन सी जनरेशन है? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के आगे कॉन्स्टिट्यूट जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उस कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। वो तो मैंने सोचा नहीं था मैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आऊँगा। मेरे को यह भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आकर कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना हूँ। मेरे को और तजुब हुआ कि जब मैं इसका प्रधान बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। जो आपने जो बात की एजुकेशन की, वो एजुकेशन का ही पता था, उनको पता था कि ही इज ए भारत लॉ ग्रेस दिल्ली में पढ़ के आया। मैं लंदन में रहा, मैं वहाँ पर उनके जहाँ पर पढ़े थे वहाँ जाता था। उनका जो कैन हेनरी केन रोड है, उनका वहाँ पर घर है, वो 35 करोड़ का महाराष्ट्र सरकार ने खरीदा है, ताकि उसको पूरा म्यूजियम बनाया। आपको मौका मिला कभी इंग्लैंड जाने का तो वहाँ पर जाके देखना। और मेरे को बड़ी अच्छा लगा जब मैं हॉलैंड में पढ़ाता था, लाइडन यूनिवर्सिटी में, मैंने होटल में पढ़ाया और जापान में पढ़ाया। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट उत्सुकता रखते थे, हमें बताइए कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की क्या फिलॉसफी है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फिलॉसफी के बारे में, क्योंकि ओबामा ने बोला था वर्ल्ड द बेस्ट जो माइंड है उनमें से आते हैं टॉप पे। अमर्त्य सेन जो नावल ग्रेजुएट है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, वो आजकल हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, डबल प्रोफेसर है फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स में। उसने बोला कि बाबा साहब इज माई मेंटर। जो यूपी के ऊपर था, बाबा साहब अकेले शेड्यूल कास्टों के लीडर नहीं है, बाबा साहब पूरे भारत के लोगों के लीडर है। औरतों के लिए काम किया है, सबके लिए काम किया है। सबसे बेस्ट जो RBI है, बाबा साहब की देन है। ये जो पूरे देश में दरियाओं को अच्छी तरह से मिलकर जो वाटर की मैनेजमेंट है, बाबा साहब ने ब्लूप्रिंट दिया है, हमने नहीं देखा। ही वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ग्रेट सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ग्रेट सोशोलॉजिस्ट, ग्रेट मेडिकल साइंटिस्ट, ग्रेट जूरिस्ट, अ ग्रेट टीचर, a great fighter, and overall a great humanist. A great humanist. उनको लोगों का डर था, क्योंकि बाबा साहब चाहते जितनी डिग्रियां थी, मैं कहूँगा इस केस से आज कि जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास है, उस वेले अभी तक भी किसी इंजीनियर के पास उतनी डिग्री नहीं है। ये 21st सेंचुरी हो गई। LLB है, PhD है, DSc है, डॉक्टरेट के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, मतलब कमाल की बात है। उसके बाद जितना कुछ लिखा, इतने वॉल्यूम लिखे, जो उनकी बेस्ट बुक्स हैं, हु आर द शूद्रास, हु आर द अनटचेबल, हाउ दे बिकम अनटचेबल, देखो स्टेट एंड माइनॉरिटीज,
उनकी बेस्ट बुक्स हैं जी। ये इतना कुछ होना, इतने बड़े विद्वान होना, जो चाहते तो देश में कुछ भी बन सकते थे। 1951 में जो आजादी के बाद पहले नाम मिनिस्टर थे और रिजाइन दे दिया था। क्यों रिजाइन दिया था? क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था ये लागू नहीं हो रहा था। औरतों को गुलाम, जब तक इंडिया में औरतों की बराबरी नहीं होगी आजादी नहीं रहेगी। बाबा साहब ने बोला था, जीती जी 2 टर्म में ले लूं, है टर्म ओके। क्या बोला था? बापू ने बोला, देखिए लोकतंत्र जो है वो 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, ये याद रखना। उसका लॉजिक है 1 मैन और 1 वुमन इंक्लूडेड है, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू होता। ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लेकिन जब तक इस देश में इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नहीं होगी, ये 1 मैन 1 वोट तो हो जाएगा लेकिन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं होगा। तो बाबा साहब ने, जैसे आपने बताया कि कितनी बार शब्द यूज किया, मैं कहता हूं कि 115 से ज्यादा बार संविधान में डिग्निटी का शब्द यूज किया गया है। वो कहते हैं हमारे लोगों के लिए विद्या लेकर नौकरी पाना ही मंत्र नहीं है, क्योंकि नौकरी पाने के बाद भी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। जब बाबा जी बड़ौदा में आए थे तो उसका जो पीएन था उसकी तरफ फाइलें फेंक देता था, क्योंकि वो कहता था जब मैं फाइल बाबा साहब को पकड़ाऊंगा वो उस तरफ से पकड़ेंगे ऐसे तो उसमें से बेटा चाहिए मेरे को। बाबा साहब इस बात को समझते थे, बोलता क्या क्या ये मान सकता है, क्या मान सकता है। बाबा साहब वहाँ पर उसको कोई मकान नहीं मिलता था रहने के लिए किराए पे, क्योंकि वो बाहर थे। जब वो पारसी सराय में गए तो निकाल दिया गया वहां से। वो कहते हैं हमारी स्ट्रगल इज स्पिरिचुअल नॉट ए पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल स्ट्रगल है हमारी, बराबरता की बात है। ये दुख जो जाति का है, जो छोटी जातियों का नहीं है, ये बड़ी जातियों का भी है। वो भी खुश नहीं है जाति से, वो भी दुख है। जब तक हम इस दुख को समझ कर इसका हल नहीं करते तो इसका हल क्या है? बोलता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शुड बी रूटेड इन सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? इट्स ए ट्रिनिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? भ्रातृभाव। जब मैं कोई घर में अपना कोई उत्सव मनाऊं तो मेरी बिरादरी के लोग ना आए, सभी बिरादरी के लोग आए। मैं कहता हूं कि मैंने अपने घर में बैठकर कोई चीज निकालना है तो मेरी बिरादरी क्या आती है, लंगर पकता है उनको खुला के बोल देते हैं। ये जो सिख धर्म में लंगर का कंसेप्ट है ये असली कंसेप्ट है। कोई भी आए पंगत होए, क्यों उस वक्त भी नीचा अंदर नीच जाती, नीची हो तो नीच, नरक तिनके संग साथ बढ़िया से का रीस, जिथे नीच समानियन बाबा नानक कहते हैं तिथे नजर तेरी बख्शीश। जिथे नीचे लू बराबरता मिलती है। बाबा साहब ने फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट लिया, इसलिए बुद्धम धम्मम संगम की बात की है। बातें बहुत करने को है तो मैं आपका पेशेंस टेस्ट नहीं करूंगा, कभी फिर मौका मिला, सेहत ठीक रही, आपके पास आए तो बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम। ये थे हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रौनकी राम जी, जिन्हों के पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन समय के निजात को देखते हुए इन्होंने सीमित रखा। और आगे भी हम इनको जब समय मिलेगा आपके लिए दोबारा हाजिर करेंगे। तो अभी प्रोग्राम की समाप्ति की ओर है, बस 5 या 10 मिनट और वेट करनी है आपने, जिसमें से हमने कुछ सम्मान जो है डिवाइड करने हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय आसी मीना जी से, माननीय जीएम साहब को स्टेज पे लाएं। मैं हमारे बीच में माननीय रवि कुमार जी पीसीएमई साहब आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हेक्टिक शेड्यूल से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं हमारे जोनल वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय सोन बैठे से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पीएचओडी साहबान, माननीय पीसीएमई साहब, माननीय पीओ साहब, पीसीई साहब और पीसीएमएम साहब और राहुल गुसाई साहब सीएमई आईटी, वो भी काइंडली आ जाएं। सिविल डिपार्टमेंट से कोई साथी है जिन्होंने सिविल डिपार्टमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में बहुत सहयोग किया है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, एसएनटी से
जरा काइंडली एसएनटी से आए जिन्होंने जो आपको जो आवाज जो सुनाई दी हर एक तक पहुंची है, बहुत बढ़िया तरीके ऑर्गेनाइज किया है, वो काइंडली आ जाए। टेंट का और सारी अरेंजमेंट किया है। कंपोज टेंट हाउस से पम्मा जी माननीय मंडल साहब भी पहुंच गए, तो काइंडली पर्सनल डिपार्टमेंट के तरफ से वो आए हैं, माननीय एसपी मंडल जी। तो परमजीत पम्मा जी, परमजीत पम्मा जी पहुंच रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय रोशन भारती जी, और रोशन भारती जी जलंधर से जिन्होंने जो पोर्ट्रेट तैयार किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी एंड कवि दरबार जलंधर, वो भी काइंडली अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद जो कवरेज कर रहे हैं न्यूज 22 से माननीय एम आर सल्लन साहब, वो भी काइंडली यहाँ पे अपना सम्मान प्राप्त करेंगी। माननीय एम आर सल्लन साहब न्यूज 22, और हमारे जो साथी कुछ रिटायर हो रहे हैं, वो जो पहुंचे हम उनको बुलाना चाहेंगे, वो कृपया आ जाएं। जो रिटायर हो रहे हैं मैडम पहुंचे हैं, और जो भी साथी इस महीने रिटायर उनको यहाँ पे बुलाया गया है, वो भी अपना सम्मान प्राप्त करें। गुरबख्श स्लो जी, गुरबख्श स्लो विद फैमिली पहुंचे, थोड़ा जल्दी करें कृपया, क्योंकि प्रोग्राम की। इसके बाद मैडम कुलवंत कौर तैयार रहे। माननीय देसराज जी जोनल एडिशनल सेक्रेटरी जनाब है मेरे को सामने प्लीज। मैडम बलजीत कौर, मैडम बलजीत कौर, गुरमुख दास जी जीवन निवृत्त हो रहे। अमरपाल जी, अमरपाल, तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम के और ऑनरेबल जीएम साहब का सम्मान करना है, वो कृपया स्टेज पे आ जाए। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी अगर, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम के एसोसिएशन के सभी ऑफिस बेरर को कृपया स्टेज पे आ जाएं। तो माननीय जीएम साहब का और माननीय डॉक्टर रौनकी राम साहब का सम्मान हमने करना है।
प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। मैं अपने ऑफिस विजिट को सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय जीएम साहब सभी ऑफिसर साहबान को वहां पे सीटेड करें, वहां पे लेके जाएं। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कृष्ण लाल जस्सल जी से कि वो धन्यवाद सभी एचओडी साहबान का, जीएम साहब का और सभी जो जूनियर एसोसिएशन आए हैं उनका धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग किया। माननीय कृष्णलाल जस्सल जी। परम पूजनीक बोधिसत्व युग पुरुष किन्ने भी नाम लोग घट पै जाते हैं। साढ़े उस महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी अंबेडकर जी को उन्होंने 68वें परिनिर्वाण दिवस से कोटन कोट नमन करते हुए इस पंडाल में उपस्थित सारे ही साथियों को जय भीम जय भारत। क्योंकि टाइम बहुत हो चुका, मैं सिर्फ 2-4 शब्दों के अपना धन्यवाद का वक्तव्य रखूँगा। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करदा साडे इस अदारे के महाप्रबंधक मानयोग SS मिश्र जी जिन्होंने अज इस प्रोग्राम में आके जिथे एसोसीएशन के मान को बढ़ाया उत्थे ही सानू उन्होंने उपर बहुत ज़्यादा मान है कि हमेशा इस तरह साथ देंदे रहेंगे। आए हुए सारे HOD साहबान जिन्होंने खास करके साढ़े PCME साहब, PCMS साहब, डॉक्टर साहब बैठे ने, सारे अफसर साहबान तो खास करके उन्होंने जूनियर एसोसीएशन GM साहब के होंदे होंदे हुणे पिछले कुछ दिनों के जिवें इलैक्शन भी हो के हटिया, वो एक वक्रा अंदाज सी। अज सानू मान है ना साडे योद्धियां ते कि जदों भी किते इहो जिहा कोई फंक्शन हुंदा है तो हमेशा ये सारे ही एकजुट हुंदे ने। इन्हां नूं सैल्यूट करन दिल करदा और जी आए आखदे हां ऑल इंडिया SC/ST एसोसीएशन वालों। खास करके मैं जी आए आखदा नारी शक्ति संगठन की सारी टीम नूं जिन्होंने अज इस समागम में पहुँच के साडा मान वधाया। इस दे नाल जो साडियां जथेबंदियां दे आगू साहबान और साडी जो असिस्टेंट जथेबंदियां जिन्हां विच प्रधान जी ने सारे के नाम कल्ले कल्ले दे पहला लै दिते ने, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहना। और नाल दे नाल जिन्हां नूं आपां सन्मानित भी कर चुके हैं साडे SNT तो, सिविल तो, इलैक्ट्रिकल तो, और साडा बड़ा सत्कारयोग जो साडे साथी साडे पहुँचे ने, इन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करते हुए आस रखते हैं कि अगे तो भी जो एसोसीएशन कभी भी जो कॉल करती है जरूर साडा सहयोग करोगे। मैनूं लगता कि आप कुछ एक दो गल्लां भुल गए सी। मैं GM साहब ने एक छोटी सी बेनती करनी चाहुंदा कि अज जिवें सानूं ये फंक्शन जिहड़ा बारिशाह हाल की जगह पर अज इस खुले पंडाल दे विच करना पिया, तो मैं बेनती करूँगा एसोसीएशन वालों कि साडी बड़ी पुरानी डिमांड है PCME साहब, मैं पंजाबी बोलदा करगा तो हिंदी कह दिंदा कि जे तुसीं कृपा करो सानूं किते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन का निर्माण करके दे दिओ ताकि कभी इहो जी प्रॉब्लम सानूं आवे ही ना। वो देख रेख करने भी आप जिम्मेवारी खुद एसोसीएशन ले लूगी। प्लीज़ ये जरूर साडे बेनती को स्वीकार करो, क्योंकि अज जो अरेंजमेंट करना पिया सानूं बड़ी जिथे भज दौड़ करनी पई है, उत्थे ही साडे जिथे 1000 तो वध गैदरिंग होंदी है ठंड के मौसम कारण साडे साथी कुछ महिलावां साडे बच्चे इत्थे नहीं पहुँच पाए। इस बेनती को जरूर तुसीं जिन्ना तुहाडे कोलों मैनूं लगदा तुहाडे अधिकार खेत्र में ही आउंदा GM साहब, जरूर साडी बेनती प्रवान करो। जगह की कोई कमी नहीं है, तुहाडे कोल किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुहाडा सारा इत्थे परिवार है। तुसीं जो आए हो तो यह काम तुहाडे हत्थां नाल हो जाए तो असीं हमेशा तुहाडे ऋणी रहांगे। इन्हां शब्दां दे नाल मैं आए हुए सारे साथियों का, अपनी जथेबंदियों का, यूनियन एसोसीएशन का ते अपनी धार्मिक ते समाजिक जथेबंदियों का एक बार फिर तह दिलों धन्यवाद करता हाँ। जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय। जो साथी जो जेंट्स बैठे ने साडियां भैणां छक रही ने, तो मैं अपने HOD साहबान जानी कि साडे प्रधान जी जीत सिंह जी सपोर्ट करके लैके जाएंगे नाल उत्ते अंदर अरेंजमेंट स्पैशल हैगा। तो विशेष तौर पर मैं धन्यवाद एक करना चाहता साडे असिस्टेंट कमांडेंट साहब बैठे, इन्हां टीम देखो सारी इत्थे जदों जाते हैं हर फंक्शन च आउंदे ने
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ।